क्या एक खातून को आईवीएफ इलाज के लिए इंटरनेशनल कंट्री में जाना ज़रूरी है? क्या वो अपने देश में, अपनी रियासत में या अपने हिंदुस्तान में इलाज नहीं करवा सकती है? अब सवाल तो ये है कि जिन ख़वातीन का बच्चा पैदा नहीं होता है वो आईवीएफ से इलाज कर देते हैं, ये एक अलग सी टेक्निक है। क्या ये इलाज यहाँ पे नहीं मुकम्मल हो सकता है जो आप ममालिक देशों में जाके इलाज करवाना चाहते हैं? इस हवाले से जानना इंतहाई बहुत ज़रूरी है और ये इसलिए हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि कई सारी ख़वातीन को ये लगता है कि यहाँ का इलाज इतना बेहतरीन साबित नहीं हो सकता है जितना बाहर के ममालिक देशों का, यानी कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ का। हमारे से बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुमिता सोफत जी हैं जो एक काबिल तारीफ़ डॉक्टर हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जैसे लास्ट टाइम का इंटरव्यू किया हमने तो हमें उसमें कमेंट्स आए कि हम ये आपसे जानने की कोशिश करें कि क्या इंटरनेशनल कंट्री का इलाज एज़ कंपेरिजन टू हमारे इंडिया डिफरेंट है, यानी कि अगर मुझे इलाज करवाने अपने लिए या अपनी महिला के लिए अपना इलाज करवाने जाना है तो क्या ये इलाज इंटरनेशनल कंट्री में ज़्यादा अच्छा रहेगा या यहाँ पर भी वो इलाज हो सकता है? मैं आपको बताना चाहूँगी और बड़े गर्व से, बड़े प्राउडली बताना चाहूँगी कि जो इलाज बाहर है उसके एट पार्ट लेवल पे हम लोग कर रहे हैं वो इलाज। किसी तरह की एक्सपर्टाइज की कमी नहीं है, किसी तरह की इक्विपमेंट की कमी नहीं है, सब कुछ इन हाउस टीम है, सब कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लेवल पे है। तो पेशेंट को ऐसे जगह जगह बाहर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं टर्की जाना जरूरी है, यहाँ जाना जरूरी है, वहाँ जाना जरूरी है। उन लोगों के जहन में ये कि हम ठीक है बाहर टर्की जाएंगे, वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी एज कंपेरिजन टू हमारे इंडिया के डॉक्टर्स के। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। इंडिया में भी और हमारे पास भी पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी है। इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड में बनी ही नहीं है जो कि मेरे हॉस्पिटल में ना हो। मैं बहुत प्राउडली ये बात बोलती हूँ। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स ये भी क्लेम करते हैं कि जनाब हाँ, किसी पेशेंट को हम ट्रीटमेंट से पहले हम 100% आपको रिजल्ट देंगे। नहीं, वो गलत है। पेशेंट को मिसगाइड कभी नहीं करना चाहिए, झूठे ख्वाब कभी मरीज को नहीं दिखाने चाहिए, रियलिटी बतानी चाहिए। और ये रियलिटी ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे आईवीएफ इक्सी का सक्सेस रेट 50 to 70% है। मतलब 10 में से 5 केस या 7 केस कामयाब। बिल्कुल। और जो 3 या 5 जो रह जाएंगे, जो कामयाब नहीं होंगे, उनका आगे जाके फ्रोजन ट्रांसफर मीन्स अगर उनके भ्रूण बचे हुए हैं तो फ्रोजन ट्रांसफर करेंगे हम, नहीं तो फिर रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल मीन्स दोबारा अटेम्प्ट करते हैं। जब हम दोबारा अटेम्प्ट करते हैं तो वो 4 जो रह जाते हैं उनमें से 2 फिर प्रेग्नेंट हो जाते हैं और 2 बेचारे फिर रह जाते हैं, उनको दोबारा तीसरी बार कराना पड़ेगा। तीसरी बार करते हैं तो क्या ये जो बार बार करने से कुछ साइड इफेक्ट वगैरह? नहीं, हमारे हम लोग प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, कोई भी हार्मोन्स देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाई डोजेज वगैरह नहीं होती कि बॉडी के साइड इफ़ेक्ट्स हो। और एक बार अगर लेडी को पीरियड्स आ गए तो वो हार्मोन लेवल फिर नॉर्मल आ जाता है। मैम ऐसा होता है कि कभी हस्बैंड एंड वाइफ के जो ये स्पर्म है ये चीज़ें मैच ही ना हो? बिल्कुल, क्यों नहीं मैच होगा? ये तो अगर नहीं मैच हुआ तो डॉक्टर की गलती है। ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर कोई कपल आईवीएफ कराने आ रहा है तो ये नहीं कि उसको किसी का बच्चा बना के हम दे देंगे। नहीं, 100% लेडी और हस्बैंड का डीएनए मैच करना चाहिए। जब तक ये है कि अगर वाइफ ही कह दे कि मैंने अपना एग नहीं लेना, हस्बैंड कह दे मैंने अपना स्पर्म नहीं लेना, तब डिफरेंट है। पर बिना कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट के ऐसा नहीं किया जाता, वो गैर कानूनी है। आईवीएफ का ये मतलब है टेस्ट ट्यूब बेबी इक्सी का कि जो काम नॉर्मल वे से नहीं हो रहा उसको हम लेबोरेटरी में कर रहे हैं पर बच्चा आपका हो रहा है। मैम जैसे कि आपने लास्ट इंटरव्यू में मुझे कहा था कि 28 साल पहले आपने काम शुरू किया था, आप इस फील्ड में आए थे, आपने ये जो आईवीएफ टेक्निक है इसके ज़रिए से कई लोगों के घर आबाद किए थे। 28 साल का इस एक्सपीरियंस में आपको क्या महसूस होता है कि क्या अभी भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं? देखिए, जो साइंस है हमेशा प्रोग्रेस करती है। मैंने उस टाइम से देखा है जब ये इक्विपमेंट्स नहीं आए थे। आईवीएफ बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता था, कोई चीज़ मंगवानी होती थी तो हमें बाहर से। अब नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई, नई नई स्टडीज़ आ रही है। जो चीज़ें पहले थी, जो लोग सोचते थे कि ये चीज़ें बेनिफिशियल है, अब वो स्टडीज़ आई हैं कि वो बेनिफिशियल नहीं है। और मैं बिल्कुल अप टू डेट, मैंने कितनी स्टडीज़ अपने हॉस्पिटल की बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रेजेंट की हुई हैं। तो टाइम्स चेंज करते रहते हैं और डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसा है कि हमेशा लर्निंग होती है। हर पेशेंट आपको टीच करता है, हर चीज़ से आपको एक्सपीरियंस मिलता है। सो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना हेल्पफुल होता है। मैम एक तो अहम तरीन ये भी सवाल रहेगा इस कन्वर्सेशन के दौरान में कि जो महिलाएं आईवीएफ का इस्तेमाल करती हैं क्या ये बार बार कर सकती हैं
रिपीटली? बिल्कुल कर सकती है। ऐसा कोई बार नहीं है कि अगर एक लेडी ने एक बार आईवीएफ कराया तो वो दोबारा नहीं कराएगी, और अगर वो दोबारा कराएगी तो फेल हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। क्या मतलब एक औरत 2 से 3 बार कंटिन्यूसली बिल्कुल करा सकती है, और उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं नहीं। कोई ड्रॉबैक नहीं है मैम? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये भी है ना कि मैम ठीक है, आईवीएफ का इलाज चल रहा है, ड्यूरिंग इस इलाज में क्या हमें कुछ ऐसा एहतियात बरतना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो हमारे लिए हानिकारक ना हो? बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल नहीं करना लेना चाहिए, ड्रग्स नहीं लेने चाहिए किसी भी तरह के, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो डॉक्टर के साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कोई पेशेंट एपिलेप्टिक है, किसी को हार्ट डिजीज़ है, और अगर उनकी कोई भी दवा चल रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रेगनेंसी नहीं ले सकते, बस डॉक्टर को पूरी अपनी प्रॉपर हिस्ट्री देनी चाहिए और अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल, रिलैक्स्ड लाइफ लीड मैम करनी कुछ चाहिए। लोग ना शर्म और डर की वजह से बोल नहीं पाते हैं, वो पहला पीरियड शायद जिसमें वो आईवीएफ के थ्रू बच्चा कर पाते हैं, लेकिन वही पीरियड 4 साल 5 साल 6 साल लेट हो जाता है, उसका नुकसान क्या है? अगर वो पहले कर देते तो फ़ायदा क्या है? बिल्कुल, जो प्रेशियस ईयर्स है, आपने देखा होगा ये खुदा के हाथ में है कि जो पहले जो 20s में एग क्वालिटी होती है लेडी की और माँ बनने की कैपेसिटी होती है, वो 30s में थोड़ी कम हो जाती है, 40s में और कम हो जाती है, 50 में मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज का मतलब कि खत्म, मतलब कि अब मेनोपॉज हो गया है। तो जो टाइम आप अच्छा प्रेशियस टाइम है, अगर वो आप टाइम ऐसे ही जैसे अर्ली 30s है, अगर आप ऐसे ही कोई देसी दवाई ले ली, कोई नुस्खा कर लिया या शर्म कर ली, किसी को बताया नहीं, तो वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, वही बेस्ट टाइम है। क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, जाके डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। मैम कई बार लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं लेकिन वो उनसे मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, डॉक्टर्स बात करते हैं वो लेकिन डॉक्टर्स की बात नहीं समझ पाते हैं, उस एक डॉक्टर की बात ना समझने की वजह से वो पेशेंट मोटिवेट नहीं हो पाता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है, उसे लगता है कि हर क्लिनिक में हर सेंटर में यही चल रहा है, उसका क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा। इसके लिए हमारे पास स्पेशल काउंसलिंग सेशन होते हैं जिसमें हम पेशेंट से डिटेल में सारी काउंसलिंग करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस हो रही हैं, क्या ट्रीटमेंट उनका करना है, उनको कैसे हम किस तरह की हेल्प कर सकते हैं, हर स्टेप हर चीज़ डिटेल में बताना बहुत ज़रूरी है। उससे पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाता है, पेशेंट का स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है, क्योंकि देखिए जब कोई महिला आती है, कोई लेडी आती है, उसको कितना स्ट्रेस होता है, अपना फैमिली का प्रेशर होता है, हर तरफ से उसको प्रेशर होता है कि बेबी करना है, बेबी करना है। तो वो सारा अगर हमारे साथ खुल के डिस्कस करेंगे, हम उनको हेल्प करते हैं, उनका स्ट्रेस रिलीव करते हैं। ये काउंसलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। मैम इस पूरे सेशन से आउट ऑफ एक सवाल है मेरा, जो मैंने लास्ट टाइम आपसे इंटरव्यू किया तो कमेंट्स बहुत हैं, लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आप ये डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछना कि जो आपकी आंखें, क्या इनमें लेंस लगा हुआ है या ऐसे ही ये खूबसूरत है? नहीं, ये शुरू से ही ऐसी है कोई लेंस नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल भी बड़ा इंतहाई अहम था क्योंकि हर इंटरव्यू में एक कमेंट आ रहा था कि आप इनसे पूछेंगे कि ये जो आपकी आंखें हैं क्या इनमें लेंस है या ये ऐसे ही खूबसूरत हैं। तो मैंने सोचा कि मेरी जो ऑडियंस की बात होती है वो मैं डॉक्टर साहब तक पहुंचा ना दूं, तो मैंने ज़रूर इनसे ये सवाल भी पूछा। खैर ये इंटरव्यू भी उतना ही अहमियत रखता है जितने पुराने सेशंस में था, कि आपको ऐसे हालात के बीच में मुकम्मल वक्त पे जो आपका टाइम बॉन्ड है आपको उस पर ही इलाज करवा लेना चाहिए। जितना आप टाइम को डिले करेंगे उतना ही आपको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और शायद वही नुकसान जो है वो बाद में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होता है। खैर आपने इस पूरे प्रोग्राम को सुनने के बाद अपनी राय ज़रूर देनी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, लेकिन उससे पहले दिए हुए नंबर पे आपने रब्ता करके अपनी तमाम परेशानियों का हल ढूंढना है, ताकि कोई भी ऐसा घर जम्मू कश्मीर में ना रहे जो मुश्किलात के अंदर इस परेशानी में रहे। फ़िलहाल जो डॉक्टर सुमिता सोफत का हॉस्पिटल है लुधियाना के अंदर, ये जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है। जदीद से मुराद है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, और आप यहाँ पे आके जो है वो अपना इलाज करवा सकते हैं, और इलाज करवाने के बाद आप खुशी खुशी अपने घर रवाना भी हो सकते हैं। ख़ास प्रोग्राम आमिर सुहेल के साथ।